ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। आई होप आपको रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक 3 लेक्चर बनाया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर किया है, फिर हाइपोथेसिस के बारे में कवर किया है, कितने टाइप्स के रिसर्च होते, उन सब वीडियोस को आप जाकर देखें। बहुत ही अच्छे वीडियोस है, इन सब का मैं वन शॉट भी बनाऊंगा। और मैंने ये 2 ग्रुप बनाए जहां मैं नोट्स और रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करता रहूंगा, तो आप इन ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च पैराडिम्स, फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था कितने टाइप के रिसर्च होते हैं, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपने वीडियो में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी पढ़ लिया था, ये सब हमने कवर किया था, जितने कितने स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, ठीक है। आज से हम लोग पढ़ेंगे थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। ओके, तो थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? आर्टिकल एंड थीसिस राइटिंग डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन पर्पस, ऑडियंस, फॉर्मेट, लेंथ एंड पब्लिकेशन आउटलेट। देखो, आर्टिकल एंड थीसिस राइटिंग, अब आपने रिसर्च कर लिया है, तो आखिरी में आप रिसर्च के क्या करोगे? आप आर्टिकल लिखोगे, आप थीसिस लिखोगे, ठीक है। उसी के लिए तो आप रिसर्च करते हो। तो एन आर्टिकल इज अ कॉन्साइज पीस फॉर ब्रॉड ऑडियंस, टिपिकली पब्लिश्ड इन अ मैगजीन, न्यूज़पेपर और जर्नल टू इन्फॉर्म और एंटरटेन, ठीक है ना। एक आर्टिकल जो होता है कॉन्साइज पीस ऑफ आपका रिसर्च होता है, ठीक है ना। आपका रिसर्च को एक कॉन्साइज तरीके में लिखा हुआ एक पीस ऑफ पेपर में, उसी को बोलते हैं आर्टिकल, जो कि कहाँ पब्लिश किया जाता है? जो कि मैगजीन में पब्लिश किया जाता है, जर्नल में पब्लिश किया जाता है और कई सारी जगहों में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। थीसिस क्या होता है? थीसिस इज अ फॉर्मल इन डेप्थ एकेडमिक डॉक्यूमेंट फॉर स्कॉलरली ऑडियंस सबमिटेड एज अ डिग्री रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च। देखो, थीसिस क्या होता है? थीसिस आपका एक फॉर्मल इन डेप्थ एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है। देखो, जैसे कि आर्टिकल होता है वो जनरल ऑडियंस के लिए होता है, बट थीसिस जो होता है वो एकेडमिक प्रोफेशनल्स के लिए होता है या स्कॉलर्स लोग के लिए होता है, ताकि वो आपके रिसर्च को पढ़ पाए, आपसे कुछ सीख पाए, अपने रिसर्च पे कुछ इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो देखो, थीसिस और रिसर्च के बीच में एक डिफरेंस टेबल है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्पस क्या होता है रिसर्च का, क्या होता है थीसिस का, क्या होता है पर्पस? टू फुलफिल अ डिग्री रिक्वायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट न्यू ओरिजिनल नॉलेज टू अ स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड। देखो, मेन तो इसका होता है, देखो थीसिस हम लोग मेनली यूनिवर्सिटीज या जब हम लोग पीएचडी कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं, तब हम लोग थीसिस लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मेन काम होता है हम लोगों को डिग्री दिलाना, ठीक है ना, और मतलब हम लोगों के एकेडमिक में कंट्रीब्यूशन करना। बट कई बार जो है ये हम इसको यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ आवर रिसर्च, मतलब हम लोग जो रिसर्च किए उसको दुनिया से बांटने के लिए भी हम लोग थीसिस लिखते हैं, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है? टू इन्फॉर्म, एंटरटेन और परसुएड अ जनरल ऑडियंस। मतलब देखो, जो अब हर कोई तो दुनिया में रिसर्चर नहीं है, मगर किसी को भी इंटरेस्ट हो सकता है ना भाई साइंस में, किसी को भी, तो उसके लिए मैगजीन्स आती है, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें जो आर्टिकल छपते हैं उसको बोला जाता है आर्टिकल, ठीक है। ऑडियंस इसके क्या होता है? एकेडमिक और स्कॉलरली, जो आपकी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होंगे, स्कॉलर्स होंगे, आपके रिसर्च एसोसिएट्स होंगे, वो इसके ऑडियंस होंगे, ठीक है। और आपका जो आर्टिकल है उसका ऑडियंस कौन होगा? ब्रॉड पब्लिक, मतलब जो पब्लिक है, जो एडवर्टीजमेंट लाते हैं या फिर जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है, वो लोग इसके ऑडियंस होंगे, ठीक है। इसका फॉर्मेट एंड सिग्नेचर क्या होता है? हाईली स्ट्रक्चर्ड विथ स्पेसिफिक चैप्टर, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इसमें आपका हाईली स्ट्रक्चर्ड आपको मिलेगा, कोई भी आपको इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एकदम उसको चैप्टर में बांटा गया, इंडेक्स लिखा गया, सब कुछ एकदम लगेगा आपको बुक लिख दिया गया है, ठीक है ना। जबकि आर्टिकल जो होता है एक सिंपल और कॉन्साइज होता है, जैसे आपका 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, 10 पेज का एक प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। आप किसी का ओरिजिनल थेसिस या रिसर्च पढ़ोगे तो आपको एक बुक ही लगेगा, ठीक है। तो लेंथ एंड डेप्थ क्या होता है? लेंथ एंड डेप्थ एक्सटेंसिव, ऑफन टेंस टू 100 पेजेस। देखो, इसका जो लेंथ होता है, जैसे कि मैंने बताई, बुक की तरह लोग लिखते हैं इसको, तो इसका लेंथ बहुत बड़ा होता है, जैसे कि 100 पेजेस तो मिनिमम है, 200-300 पेजेस तक भी जाते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस होता है, इसमें डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जबकि जो आर्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं,
वो आपके 10 पेज में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जनरल पब्लिक पढ़ रहा है, वो लोगों को ये नहीं चाहिए कि आपका क्या आज रिसर्च हुआ, कौन सा एटम में क्या जुड़ा, वो सब उन लोग को नहीं जानना है। वो लोग को जानना है कि क्या एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, उससे वो लोग को मतलब है। तो वो लोग के लिए जो है शॉर्ट कंटेंट्स होते हैं जो कम लेंथ में भर जाते हैं, ठीक है। अब पब्लिकेशन क्या होता है, इसको आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है, या लाइब्रेरी जो आपके कॉलेजेस में रिसर्च थीसिस आपका लिखते हैं तो कॉलेज आपका पब्लिश करेगा, या कोई लाइब्रेरी होगा वो पब्लिश करेगा। जबकि जो आर्टिकल होते हैं वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, ये सब में पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग स्पेशलाइज्ड एकेडमिक लैंग्वेज एंड जार्गन्स। मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मतलब लिखने का तरीका होता है, अच्छे खासे जार्गन्स इसमें यूज होते हैं। जार्गन्स मतलब जो इंग्लिश के जो टफ वर्ड्स होते हैं ना, उनको जार्गन्स बोला जाता है, ठीक है। जो मतलब यूज किए जाते हैं आपके कुछ कुछ मीनिंग को बताने के लिए, उनको जार्गन्स बोला जाता है, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। तो वो ऐसे हाईली कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज होता है इसमें, जबकि ये जो होता है क्लियर होता है, एकदम आम इंग्लिश में लिखा रहेगा, ताकि क्योंकि आम पब्लिक को पढ़ना है ना भाई। अब सब मतलब उस लेवल का इंग्लिश तो नहीं पढ़ पाता है, तो इसीलिए इसको जो है इसका कॉम्प्लेक्सिटी को नॉर्मल रखा जाता है, ठीक है। अब रेफरेंसेस एंड साइटेशंस क्या होते हैं, आपके प्रॉपर रेफरेंसिंग इज क्रूशियल इन ऑल एकेडमिक राइटिंग। देखो कोई भी एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो आप, उसमें जो है प्रॉपर रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है। रेफरेंस एंड साइटेशन मतलब आप किसी से पढ़े हो, या आप मतलब लिखने का तरीका क्या आपका, या आप किसी का रिसर्च को पढ़ के अपना रिसर्च को लिख रहे हो, तो आपको मतलब उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, वही सब इसमें होता है, ठीक है। स्पेशली इन थीसिस एंड आर्टिकल्स टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म एंड टू गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल सोर्सेज। देखो प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है, प्लेगरिज्म मतलब समझना कि मान लो कि मैंने आपका रिसर्च को पढ़ा, मैंने आपके रिसर्च से कोई कोई चीजें उठाया और अपने रिसर्च पर लिखा, ठीक है, बट मैंने आपका नाम नहीं लिखा, मैंने उसको एज अ दिखाया कि वो मेरा रिसर्च है, तो वो एक गलत चीज है ना, वो गलत चीज है। तो आपके जो रिसर्च है उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्लेगरिज्म चेक करता है, ठीक है। तो आपके जो रिसर्च है उसमें प्लेगरिज्म आ जाएगा, प्लेगरिज्म आने से आपका रिसर्च जो है वो इनवैलिड हो जाता है। मतलब कुछ परसेंटेज तक प्लेगरिज्म एक्सेप्ट किया जाता है, 10 ना 12% होता है, बाकी प्लेगरिज्म उससे ज्यादा हुआ तो आपका रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल सोर्सेज। देखो अब मान लो कि आप किसी का रिसर्च यूज कर रहे हैं, आपका ही मान लो कोई रिसर्च यूज कर रहा है, आपको क्रेडिट नहीं मिला तो आपको बुरा लगेगा ना, वैसे किसी को ही बुरा लगता है, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए अगर आप किसी के रिसर्च को यूज कर रहे हो तो, ठीक है। A referencing style is a set of guidelines for formatting citations and bibliography। एक रेफरेंसिंग स्टाइल होता है, मतलब एक तरीका होता है जिससे आप साइटेशंस जो है और बिब्लियोग्राफीज जो उसको लिख सकते हो। जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे, दो तरीका होता है, एक एमएलए होता है जिसको बोला जाता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है ना, यूज्ड प्राइमरीली इन ह्यूमैनिटीज। देखो ह्यूमैनिटीज में जो रिसर्च होते हैं, जैसे आर्ट्स वगैरह जो है, उनमें जो रिसर्च होते हैं वो आपका जो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एमएलए टेक्निक को यूज करते हैं अपने रिसर्च को लिखने के लिए। और एक दूसरा होता है जो है वो एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यूज्ड प्राइमरीली इन सोशल साइंसेज। ये बेसिकली आपको सोशल साइंसेज में यूज होता है, साइंस में यूज होता है, जनरली यही यूज होता है, ठीक है। और अदर स्टाइल्स, बहुत सारे अदर स्टाइल्स भी है, बट मोस्ट फेमस यही दो यूज भी होते हैं, ठीक है ना। अदर स्टाइल्स आपके शिकागो, हार्वर्ड, IEEE, तो ये सब उतने यूज नहीं होते, ठीक है। अब की रेफरेंसिंग टर्म्स क्या होता है, आईबीआईडी। आईबीआईडी क्या होता है, a Latin abbreviation of ibidem in the same place used to refer to the immediately preceding source। मतलब आप मान लो कि कोई रिसर्च लिख रहे हो और आपके रिसर्च के ही दूसरे पेपर, मतलब आपका ही दूसरा पेपर या कोई इमीडिएट सोर्स है उसका रेफरेंस देना है, तो उसके लिए आईबीआईडी का यूज किया जाता है। मतलब ये कुछ रेफरेंसेस है, ये कुछ टर्म्स है जो आपके इन सारे जो टाइप्स ऑफ राइटिंग उसमें यूज किया जाता है, टर्म्स, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स में होता है ना पाई वगैरह, वैसे ही कॉमन टर्म्स है इसके लिए, ठीक है। फिर ओपीसीआईटी, ये इसका मतलब क्या है, ओपस साइटेटम, ठीक है ना। दिस वर्क साइटेड यूज्ड टू रेफर टू अ वर्क बाय द सेम ऑथर प्रीवियसली साइटेड बट नॉट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग एंट्री। मतलब कि आपका
जो वर्क है जो आप साइट कर रहे हैं, किसी ऐसे ऑथर का वर्क को आप साइट कर रहे हैं, यूज टू रेफर टू वर्क बाय द सेम ऑथर। मतलब देखो आपका ही जो मतलब आप ऐसे ऑथर का जो है रिसर्च को साइट कर रहे हो जिसका जो आप ऑलरेडी पहले साइट कर चुके हो उसका, ठीक है ना, रिसर्च को आप फिर से उसका रिसर्च को साइट कर रहे हो, तो उस केस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं, बट नॉट इन इमीडिएटली प्रोसीडिंग एंट्री। बट जैसे कि मान लो कि ये एक पैरा है, दूसरे पैरा ही में हमको फिर से साइट करना है, तब हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है ना। लॉक सीट, लोको सिटैटो, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इन दी प्लेस साइटेड, यूज टू रेफर टू द सेम पेज ऑफ वर्क प्रीवियसली साइटेड। मतलब इसका यूज होता है आपका जब आप रेफर करते हैं सेम पेज को जिसमें आप प्रीवियसली भी साइट किए, उसी पेज को आप फिर से साइट कर रहे हो, तो आपका ये यूज होता है, ठीक है ना। एट एली जो है ये यूज होता है आपका एंड अदर्स, मतलब यूज टू इन साइटेशन व्हेन अ सोर्स हैज मल्टीपल ऑथर्स। अब मान लो कि एक जो रिसर्च है वो जरूरी नहीं ना एक ही कोई लिखा होगा, बहुत रिसर्चर होते जो एक ही रिसर्च पे एक साथ कोलैबोरेटरी काम करते हैं, तो उस केस में ये यूज होता है एट एल, ठीक है ना, ताकि वो उन सब ऑथर्स को क्रेडिट मिल पाए, ठीक है। इंडियन एकेडमिक रिसोर्सेज, अब इंडियन एकेडमिक रिसोर्सेज क्या है, एक आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आईएनबी, ये क्या है, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ current publication in major Indian languages managed by National Library in Kolkata. Entries are in Roman script and use the Dewey Decimal and colon classification systems. देखो ये एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक लाइब्रेरी के तरह है, ठीक है ना, एक नेशनल लाइब्रेरी है जो कि कोलकाता में मैनेज किया, कोलकाता में है, जिसको मैनेज किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा, ठीक है ना। एक लाइब्रेरी टाइप का आप समझ सकते हैं, एक जगह जहां पे रिकॉर्ड को रखा जाता है जो कि इंडियन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में जिनका पब्लिक जो पब्लिकेशन है उनको यहाँ रखा जाता है, ठीक है ना। एक नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में जिसका नाम है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है ना। एंट्रीज आर इन रोमन स्क्रिप्ट एंड यूज डेवी डेसिमल, मतलब एंट्री जो है यहाँ पर रोमन स्क्रिप्ट में भी पाई जाती है और यहाँ पर जो है डेवी डेसिमल और कॉलम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा जो है आपका रिसोर्स मतलब एकेडमिक रिसोर्स जो है वो शोध गंगा, ये बहुत फेमस है, ठीक है ना जी। आपका आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। अ डिजिटल लाइब्रेरी फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस, जितने भी इंडियन थीसिस और डिसर्टेशंस है वो सब शोध गंगा में रखे जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है ना। इनको कौन मैनेज करता है, इन्फ्लिबनेट सेंटर। इन्फ्लिबनेट सेंटर जो है वो शोध गंगा को आपका मैनेज करता है, ठीक है ना, इन्फ्लिबनेट सेंटर, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी उल्टा हो जाता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स कैंडिडेट्स टू अपलोड देयर थीसिस एज सेपरेट पीडीएफ चैप्टर्स, ये अलाउ करता है अपने कैंडिडेट्स को अपने थीसिस के जो सेपरेट चैप्टर्स है उनको भी सेपरेटली एज अ पीडीएफ अपलोड करना है, ठीक है। शोध गंगोत्री क्या है, प्लेटफॉर्म बाय इन्फ्लिबनेट, ये भी इन्फ्लिबनेट के द्वारा ही है शोध गंगोत्री, जो कि मेंटेन करता है सिनॉप्सिस को, ठीक है ना। देखो डिसर्टेशन या आपका रिसर्च क्या होता है, वो आपका पीएचडी में होता है, आपका सिनॉप्सिस होता है जो एमफिल, और बहुत सारे सिनॉप्सिस भी होते हैं, ठीक है ना, वो अलग चीज होता है जो कि शोध गंगोत्री में प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। और जितने डिसर्टेशन और थीसिस है वो शोध गंगा में प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। फिर एपे एंड एमएलए स्टाइल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंट ईयर में बहुत इससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। Here are some of the examples of common citations formats in AP and MLA styles. देखो बेसिकली AP एंड MLA स्टाइल्स में जो है आपको मैंने पहले भी बताया है, जितने भी रिसर्च है वो इन दोनों को ही यूज करते हैं ताकि अपने रिसर्च को एक फॉर्मेट पे लिख सके, ठीक है। तो जो ह्यूमैनिटीज वाले रिसर्च होते हैं, आर्ट्स वाले रिसर्च, वो लोग एमएलए स्टाइल को यूज करते हैं, सोशल साइंस और ज्यादातर जो आपके रिसर्च होता है वो एपीए स्टाइल को। देखो हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर सोशल साइंस, की फीचर्स इंक्लूड यूजिंग ऑथर लास्ट नेम, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड अ रेफरेंस पेज। देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है ना, इसको एकदम ध्यान से याद रखना, ठीक है ना, ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है।
जनरल आर्टिकल विद डीओआई। देखो पहले तो जनरल आर्टिकल विद डीओआई आपका रहेगा, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले ऑथर का नाम रहेगा, ठीक है ना, ऑथर का नाम रहेगा, फिर ऑथर, देखो ऑथर का नाम है, ठीक है ना, फिर टाइटल रहेगा, ठीक है ना, फिर आपका इसका लास्ट में जो है ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी रहेगा। देखो यहां पर कहीं ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ रहेगा, देखो 2023 है ना, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देखो यहाँ पर नाम है, फिर आपका देखो ऑथर का लास्ट नेम है, ऑथर का लास्ट नेम रहेगा, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन रहेगा, फिर रेफरेंस रहेगा। देखो ऑथर का नाम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है और फिर रेफरेंस है। तो ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, रेफरेंस, ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, रेफरेंस, ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, रेफरेंस। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि किसको याद रखना, ठीक है ना, यही चीज आएगा एग्जाम में कि मतलब ऐसे इस तरीका से आएगा कि एपीए स्टाइल में ऑथर का नाम पहले होता है कि ऑथर का नाम लास्ट में होता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पहले होता है या ईयर ऑफ पब्लिकेशन लास्ट में होता है, या रेफरेंसेस पहले होते हैं तो रेफरेंसेस लास्ट में होता है। तो इस तरीका से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए स्टाइल में जो है ऑथर का लास्ट नेम पहले आता है, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, फिर रेफरेंस आता है। ये उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एमएलए स्टाइल में। एमएलए स्टाइल को क्या बोला जाता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल। ये आपके ह्यूमैनिटीज में होते हैं, जैसे आर्ट्स वगैरह में भी रिसर्च होता है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सॉरी ज्योग्राफी तो आपके सोशल साइंस में आ जाएगा, ये मतलब आपका जो इन सब ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स में जो रिसर्च होते हैं उसमें आपका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन को यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, ऑथर फुल नेम, पहले ऑथर का फुल नेम, देखो याद रखना वहां क्या था, ऑथर का लास्ट नेम, यहाँ ऑथर का फुल नेम, ऑथर का वहां था लास्ट नेम, यहाँ ऑथर का फुल नेम, फिर टाइटल ऑफ दी वर्क, वहां क्या था आपका सेकंड में, वहां एमएलए स्टाइल में था आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यहां पर क्या है टाइटल ऑफ वर्क, अब फिर आपका वर्क साइटेड, यहां पर आपका ईयर यूज ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो आपका ईयर का यूज ही नहीं हो रहा है, ईयर का यूज हो रहा है तो कहीं और यूज हो रहा है। बेसिकली ये आपका याद रखना है, ऑथर का नाम, टाइटल और वर्क साइटेड पेज, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये है, देखो ऑथर का पूरा नाम है, वहां पर क्या था एपीए स्टाइल में क्या था, लास्ट नेम था, यहाँ पर पूरा नाम है, ठीक है ना। फिर टाइटल है पूरा, वहां पर क्या था ईयर था, नाम के बाद ईयर था, यहाँ पर ना पूरा नाम के बाद टाइटल है बुक का या थीसिस का, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है वर्क साइटेड पेज, जिससे आप साइट किए हो वर्क, उस पेज को, जैसे यहाँ देखो ये अपना पेज, यहाँ पेज दे दिया है, किस किस से साइट किया गया है, कहाँ से साइट किया गया है रिसर्च को, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। देखो एपीए स्टाइल में क्या होता है, ऑथर लास्ट नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और रेफरेंसेस, ठीक है। और एमएलए स्टाइल में क्या होता है, ऑथर फुल नेम, वहां पर खाली लास्ट नेम, यहाँ फुल नेम, टाइटल ऑफ वर्क और वर्क साइटेड पेज, ठीक है। ये आप याद रखोगे, आपका सारे क्वेश्चन भिड़ जाएंगे, क्योंकि यही आता है। मान लो आपको दे देगा, आपका स्ट्रक्चर लिख देगा कि पहले ऑथर का लास्ट नेम है, फिर बीच में आपका ईयर है, फिर आपका रेफरेंसेस, तो अब वो ये क्या कौन सा स्टाइल है, आपका ऑप्शन रहेगा एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल और कुछ कुछ स्टाइल दे देगा, तो आपको पता है एपीए स्टाइल होगा। अब फिर लिखा रहेगा कि आपका ऑथर का फुल नेम है, टाइटल ऑफ वर्क है और वर्क साइटेड पेज है, तो ये कौन सा स्टाइल है, तो आप टिक करोगे एमएलए स्टाइल में, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, देखो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आईसीटी, ओके। ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा ना, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एमएलए स्टाइल और एपीए स्टाइल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इससे बहुत क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, तो इसको एकदम ध्यान में रखना, इसलिए मैं आगे कोई टॉपिक अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यार। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, ताकि हर बच्चे को मौका मिले रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने का, यूजीसी नेट क्लियर करने का। मैं फ्री में आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसको भरपूर फायदा उठाओ यार और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत, डाउट कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में डालना और वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वो जो 2 ग्रुप मैंने बनाया उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं ज्यादातर नोटिफिकेशन इधर ही डालने वाला हूँ। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।